राजगंज नामक गांव में रतन नाम का किसान रहा करता था। रतन बहुत ही ईमानदार था और उसकी पत्नी सुनीता एक काले रंग की थी। वो बहुत ही सीधी और अच्छी थी, लेकिन उसके रंग के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं किया करता था। एक दिन सुबह सुबह सुनीता की पड़ोसन बबली उनके घर आती है, जो बहुत ही सुंदर थी लेकिन उतनी ही घमंडी। अरे ओ सुनीता बहन, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। अरे आज तालाब पर नहीं जाओगी क्या? चलो चलो जल्दी चलो। तभी सुनीता अपने हाथ में एक मिट्टी की मटकी लेकर आती है। अरे हाँ, आखिर क्यों नहीं जाऊंगी, चलो चलते हैं। वैसे भी अब इतनी गरीबी में थोड़ी मेरे लिए कोई और पानी लेकर आएगा। अपना तो भाग्य ही ऐसा है। ऊपर से मैं ठहरी कुरूप। चलो जल्दी, वरना नदी किनारे सभी औरत मुझे देखकर बातें बनाएंगी। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा सुनीता बहन, तुम हो तो कुरूप ही। तुम जैसी बदसूरत तो पूरे गांव में कोई नहीं है। हाँ, लेकिन खैर अब जाने तो क्या ही किया जा सकता है। चलो जल्दी, वैसे भी शाम होने को आई है। जानती हो ना, यहाँ जंगल में नदी किनारे जंगली जानवर आया जाया करते हैं। अरे हाँ, जानती हूँ। तुम क्यों डरती हो? हम रात होने से पहले ही आ जाएंगे। तुम ही ना बहुत ही डरपोक हो बबली बहन। जिसके बाद दोनों अपने हाथ में मटका लेकर नदी किनारे गांव की ओर चल देती हैं। नदी किनारे पहुंचते ही अपने अपने मटके में पानी भरकर वहां से चल देती हैं। तभी वहां पर एक बहुत ही सुंदर सफेद कपड़ों में एक बाबा आता है, जिसके हाथ में एक झोला भी होता है। अरे बिटिया, बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? अरे कौन हो तुम और दूर हटो मुझसे। क्या जानते नहीं कितनी दूर से उस नदी से पानी लेकर आई हूँ, और चाहते हो मैं अपना पानी तुम्हें पिला दूं? जाओ यहाँ से कहीं और जाओ। हाँ। अरे बेटी, पानी पिलाना तो पुण्य होता है। बहुत प्यासा हूँ बेटी, दया करो। अरे बाबा, आप दुखी क्यों होते हैं? आप मेरी मटकी से पानी पी लीजिए, पीजिए। हाँ, तुम ही पिलाओ अपनी मटकी से इस बूढ़े को पानी। हर समय अच्छी बनती हो। नहीं बबली बहन, बाबा को प्यास लगी है, बस इसलिए, वरना पाप लगेगा। हाँ, लीजिए बाबा, आप पानी पीजिए। अच्छा ठीक है बिटिया, तुम ही पिला दो, ऊपर वाला तुम पर कृपा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटिया, तुम एक नेक दिल इंसान हो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ। सब माया है। कि कुरूप सुनीता बहुत ही चालाक है, हर किसी से अपनी प्रसन्नता करवाना चाहती है बस। हाँ, बढ़िया ही कल्लो कहीं की। जिसके बाद सुनीता और बबली भी थोड़ी ही दूर पर आगे चलती हैं। उन्हें एक चमकता हुआ घड़ा दिखाई देता है। बबली उस घड़े को देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह, वो देखो सुनीता, कितना चमकदार घड़ा है। वाह, चलो चलकर देखें तो सही, आखिर क्या है इस घड़े में। नहीं बबली बहन, रात होने वाली है, अब हमें घर चलना चाहिए। चलो यहाँ से, हमें लालच नहीं करना चाहिए। हाँ। अरे एक बार देखने तो दो, आखिर क्या है उस घड़े में। तुम तो इतनी बदसूरत हो, उतनी ही मंदबुद्धि भी। चलो मुझे देखने दो। बबली की ऐसी बातें सुनकर सुनीता चुप रह जाती है। जिसके बाद बबली उस चमकते हुए घड़े के पास जाती है और देखती है उसमें खूब सारा सोना चांदी होता है। अरे वाह, देखो तो सही, कितना सारा धन है। अरे वाह, इतना सारा धन तो मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, कभी भी नहीं। अरे लेकिन इस जंगल में ये धन से भरा घड़ा आया कहाँ से? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। चलो ना यहाँ से बबली बहन, रात होने वाली है। अभी यहाँ से जाना ठीक होगा। अगर ये धन भरा घड़ा लेकर गई तो ये सुनीता सबको बता देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब तो ये धन से भरा घड़ा मेरा ही होगा। हाँ, मेरा ही होगा। हाँ, ठीक है, तुम कहती हो तो चलो यहाँ से। वैसे भी रात होने वाली है, चलो चलते हैं यहाँ से। जिसके बाद बबली और सुनीता अपने अपने घर चली जाती हैं। तभी रात को बबली अपनी झोपड़ी में लेटे हुए उसी धन से भरे घड़े के बारे में सोचती है। अरे वाह, कितना सारा धन था उस घड़े में।
लेकिन उस सुनीता की वजह से मैं उस घड़े को नहीं ला पाई। अगर ले आती तो कितना अच्छा होता। मेरी ये गरीबी के सारे दिन हट जाते। हाँ, मैं धनवान हो जाती। लेकिन अब बस मैं कल सुबह ही उस घड़े को ले आऊंगी। हाँ। जिसके बाद थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और बबली जंगल में उसी जगह पर जाती है। बबली यह देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ पर धन से भरा हुआ घड़ा है ही नहीं। अरे अरे, ये क्या? कल तो वो धन से भरा घड़ा यही था, अब कहाँ चला गया? कहीं वो कुरूप सुनीता तो घड़ा नहीं ले गई? ओए ओए, चलकर देखना ही पड़ेगा। हाँ। जिसके बाद बबली अपने हाथ में एक मिट्टी की मटकी लेकर सुनीता के घर जाती है। ओ सुनीता बहन, आज चलना नहीं है क्या नदी किनारे पानी लेने? मेरे घर में तो एक बूंद पानी भी नहीं है, चलो ना चलते हैं। जिसके बाद बबली की नजर सुनीता के पूरे घर में दौड़ती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अरे ये क्या? यहाँ तो कहीं भी वो धन से भरा घड़ा दिखाई नहीं दे रहा। क्या पता इस सुनीता ने वो धन से भरा घड़ा कहीं छुपा दिया हो। हाँ हाँ, यही हो सकता है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बबली बहन, मैं तो बस तुम्हें पुकारने ही वाली थी। आज तो मेरे घर भी पानी नहीं है, चलो चलते हैं। जिसके बाद दोनों अपने हाथ में मिट्टी का मटका लिए नदी किनारे चल पड़ती हैं। दोनों नदी से अपने मटके में पानी लेती हैं और वहाँ से थोड़ी दूर चलती हैं तो देखती हैं कि फिर से उन्हें वही चमकदार घड़ा दिखाई देता है। अरे वाह वाह, ये तो वही धन से भरा घड़ा है। हाँ, बहुत ही अच्छा। लेकिन इस बार वहाँ पर उस घड़े के पास एक और घड़ा होता है जो बिल्कुल खाली होता है। अरे वाह वाह, आज तो मैं इस धन से भरे घड़े को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। हाँ, अब ये घड़ा मेरा होगा, बस मेरा। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बबली बहन। अरे तुम चुप करो सुनीता बहन, देखो ये धन से भरा घड़ा तो मैं लेकर ही जाऊंगी। हाँ, अब से मैं बहुत धनवान हो जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, लेकिन देखो तो जरा, ये दूसरा घड़ा भी कितना सुंदर है। अरे वाह। अरे हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल खाली है। आखिर इसमें भला करूंगी क्या मैं? ये तो मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है, इसे मैं रख लेती हूँ। क्या बावली हो गई है सुनीता, आखिर ये घड़ा तो एकदम खाली है। इस खाली घड़े का क्या करेगी भला? तुम्हें इतना समझदार और चालाक नहीं है ना। देखी, धन से भरा घड़ा पाकर मैं तो सबसे धनी हो गई। हाँ, सबसे धनी। अरे बबली बहन, मैं आखिर इस धन का क्या करूंगी? न जाने किसका धन है, कौन यहाँ छोड़ के चला गया। नहीं नहीं, मुझे क्या, मुझे तो खाली घड़ा ही चाहिए। हाँ, यही मेरे लिए बहुत होगा। जिसके बाद दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अभी वहाँ पर वही सफेद कपड़े वाला बूढ़ा आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। सब माया है। हाँ, सब माया है। अब माया अपना असली रूप दिखाएगी। हाँ, लालच बुरी बला है। हाँ। अरे वाह, आज तो मैं सबसे धनवान हो गई। अच्छा, अभी मैं इस घड़े को कहीं छुपा देती हूँ। हाँ, कहीं किसी की नजर पड़ गई तो अच्छा नहीं होगा। अरे वाह, कितना सुंदर घड़ा है, मन करता है इसे देखती ही रहूं। अगर मेरे पास कुछ चांदी के सिक्के होते तो मैं इस घड़े में उन्हें रखती। वाकई बड़ा सुंदर घड़ा है। सुनीता के ऐसा बोलते ही उस घड़े में अचानक से तेज रोशनी होने लगती है और उनसे कुछ चांदी के सिक्के भी आ जाते हैं। अरे वाह, चांदी के सिक्के, ये तो चमत्कार हो गया। वाह, लगता है ये कोई जादुई घड़ा है। हाँ, मैं कुछ और भी मांगती हूँ इससे। हे जादुई घड़े, क्या तुम मुझे एक बहुत सुंदर चमकता हुआ सोने का हार दे सकते हो? बोलो बोलो। तभी उस घड़े में फिर से रोशनी होती है और उसमें से सोने का हार आ जाता है। वाह, कितना सुंदर हार है। इस जादुई घड़े को पाकर तो मैं धन्य हो गई। बस अब मुझे इस घड़े से और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही काफी है। जिसके बाद सुनीता बहुत ही खुश हो जाती है। अगली सुबह बबली फिर से सुनीता के घर आती है। बबली सुनीता के गले में वो चमकता हुआ हार देखती है और हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, इतना चमकता हुआ हार तुम्हारे पास कहाँ से आया सुनीता बहन? तुम्हें तो वो खाली घड़ा मिला था ना, तो ये हार कुछ समझ नहीं आया। अरे बबली बहन, वो खाली घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं बल्कि जादुई घड़ा है। हाँ, उसके कारण ही ये सब हुआ है।
लेकिन बस अब मुझे उस जादुई घड़े से कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए तो इतना ही काफी है। हाँ, क्या वो जादुई घड़ा है? ये क्या हुआ? वो घड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। मैं उसे पाकर बहुत धनवान हो जाऊंगी। हाँ, मुझे वो जादुई घड़ा चाहिए किसी भी तरह। अच्छा ठीक है। अरे सुनीता बहन, आज जरा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आज तुम्हारे साथ पानी लेने नदी किनारे नहीं जा पाऊंगी। हाँ, तुम ही जाओ। अच्छा ठीक है बबली बहन, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। जिसके बाद सुनीता वहां से चली जाती है। आधी रात को चुपके से बबली सुनीता के घर पर आती है, जहां सुनीता आराम से खर्राटे लेकर सो रही होती है। तभी बबली सुनीता की झोपड़ी से जादुई घड़ा चुराकर लेकर चली जाती है। अरे वाह वाह, अब तो मेरे पास और भी अधिक धन होगा। इस जादुई घड़े से और धन मांगती हूँ। हाँ, अरे ओ जादुई घड़े, मुझे खूब सारे गहने चाहिए। हाँ, खूब सारे दे दो मुझे गहने। जिसके बाद उस जादुई घड़े से खूब ढेर सारे सोने चांदी के गहने आ जाते हैं। अरे वाह वाह, कितने सारे गहने। बबली सारे गहनों को पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। अरे ये क्या? मैं तो इस गहने में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। नहीं, मुझे इस पूरे गांव में सबसे सुंदर और धनवान होना है। हाँ, अरे क्यों ना मैं इस जादुई घड़े से अपना रूप और अधिक संवारने को कहूँ। ये तो जादुई घड़ा है, ये सही रहेगा। अरे वो जादुई घड़े, मुझे बहुत सुंदर बना दो। हाँ, इतना सुंदर कि पूरे गांव में मुझसे सुंदर और कोई ना हो, कभी ना हो। कर दो मेरा रूप बहुत सुंदर। बबली के ऐसा बोलते ही बबली के मुंह पर खूब सारे दाने निकल आते हैं। उसकी नाक लंबी हो जाती है। बबली जैसे ही खुद को शीशे में देखती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या हो गया? मेरा तो सारा रूप ही भयानक हो गया। हाय, अब तो कोई मुझे देखना भी पसंद नहीं करेगा। हाय, अब मैं इन सारे गहनों का आखिर करूंगी क्या? कोई नहीं देखेगा मुझे। ये सब इस जादुई घड़े की वजह से हुआ है। मैं इस सुनीता को ये घड़ा वापस लौटा दूंगी। हाँ, जिसके बाद सुनीता बबली के पास आती है और उसका भयानक रूप देखकर डर जाती है। अरे ये आपको क्या हो गया बबली बहन? इतना भयानक रूप? ये सब इस जादुई घड़े की वजह से हुआ है। नहीं, मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगी। हाँ, इस जादुई घड़े को वहीं जंगल में जहाँ से मिला था वहीं रखाते हैं। ये सही नहीं है। देखिए ना, इसने आपका क्या हाल कर दिया बबली बहन। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जिसके बाद दोनों उसी जंगल में नदी किनारे जाते हैं और तभी वह उसी सफेद कपड़े में बाबा को देखती है। अरे आ गई तुम दोनों। आओ, मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी। सब माया है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबा? आप तो वही है ना जिन्हें मैंने पानी पिलाया था। ये देखिए ना बाबा, बबली बहन का क्या हाल हो गया। हमें यहाँ से 2 घड़े मिले थे। एक घड़े में बहुत धन था और दूसरा घड़ा एकदम खाली था बाबा। ये वही खाली घड़ा है जिसे मैंने लिया था। ये एक जादुई घड़ा है। इसने बबली बहन का क्या हाल कर दिया। मैं जानता हूँ बिटिया, सब जानता हूँ। इस बबली बिटिया का यह रूप जादुई घड़े ने किया, लेकिन क्यों किया ये भी जानता हूँ। ये मेरी ही माया थी बेटी। ऐसा सुनकर बबली और सुनीता दोनों हैरान हो जाते हैं। आपकी माया? आखिर कैसे? मेरा ये भयानक रूप आपकी माया की वजह से हुआ? आखिर क्यों? मैं इस जंगल में रहता हूँ। मैं कोई सामान्य मनुष्य नहीं हूँ, बल्कि एक तपस्वी हूँ जो भेष बदलकर इस जंगल में तपस्या किया करता हूँ। उस दिन जब मैंने तुमसे थोड़ा सा पानी मांगा तो तुमने अपने अहंकार के कारण मुझे पानी नहीं पिलाया, उल्टा मेरा अपमान किया। तुम एक लालची और घमंडी स्त्री हो, ये तो मैं पहले ही समझ गया था। इसलिए ही मैंने ही वो माया रची। ये दोनों मायावी घड़े मेरे ही बनाए हुए हैं। एक मायावी घड़े के धन से तुम्हारी लालच की भूख शांत नहीं हुई तो तुमने इस नेक दिल
सुनीता बेटी का घड़ा भी चुरा लिया, जिससे तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्राप्त करना चाहा। पूरे गांव में सबसे सुंदर बनने की चाह ने ही तुम्हारा ये हश्र किया। बबली जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब ये मेरा भयानक रूप, अब मैं इसका क्या करूं? ये भयानक रूप तुम्हारी ही लालच का फल है। इससे अब तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, और सुनीता बिटिया, तुम एक नेक दिल इंसान हो। क्या हुआ जो दुनिया वालों के बनाए गए सुंदरता के पैमानों में तुम्हें सुंदर नहीं समझा जाता। जिसके बाद वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है और बबली जोर जोर से रोती रहती है। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। अधिक रूपवती होने के लालच ने मुझे ले डूबा। हाय, ये क्या कर दिया मैंने? धमेरी नाम के गांव में झतुरा तांत्रिक रहा करता था। वो एक काफी पाखंडी तांत्रिक था। एक दिन वो सेठ धनी की दुकान पे जाता है और उससे कहता है, क्या सेठ जी, बहुत माल कमा लिया लगता है, जरा हम पे भी कुछ दान दक्षिणा कर दो। अरे वाह, और वो क्यों भला? तो जैसे फटीचर भिखारी को मैं भला किस बात का दान करूं? आप भीख मांग रहा है तो बात अलग है। अरे अरे, पागल हो गया है क्या सेठ? मैं भला भीख क्यों मांगने लगा? ये तो मेरा अधिकार है। मैं अपनी तंत्र विद्या से गांव में सबका ख्याल रखता हूँ। तुझे खुशी खुशी मुझे दान करना चाहिए। पाखंडी, भाग जा यहाँ से, वरना तेरी खैर नहीं। पिछली बार गट्टू पान वाले ने तुझे पकड़ के कूटा था, क्योंकि तू उससे भी पैसे मांगने पहुंचा था। चल भाग यहाँ से। तू बहुत पछताएगा सेठ। हाँ हाँ, चल भाग यहाँ से। घर जाके झतुरा रात में अपना काला जादू शुरू कर देता है। मुझे भगाया ना तूने सेठ, अब देख। अगले दिन सवेरे सवेरे पूरे गांव में हल्ला था। सेठ धनी के घर चोरी हो गई थी। हाय, सब ले गए लूट के, सब ले गए। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। झतुरा धीरे से मुस्कुराता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। सारे गांव वाले समझ जाते हैं कि ये झतुरा के काले जादू का काम था। उसकी इन्हीं हरकतों के चलते एक दिन झतुरा तांत्रिक को सभी गांव वाले मिलकर गांव से लात मार मार कर निकाल देते हैं। अच्छा हुआ इस निकम्मे को यहाँ से भगा दिया। हाँ, अब गांव में शांति बनी रहेगी भैया। हाँ भाई, सही कह रहे हो। इसने तो नाक में दम कर रखा था। झतुरा खिसिया के रह जाता है, बुदबुदाते हुए गांव से चला जाता है। तुम लोगों की ये मजाल, मुझ जैसे हैंडसम या इतने प्रतिभाशाली तांत्रिक को तुम लोग गांव से निकाल रहे हो। देखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। झतुरा अपनी इतनी भारी बेइज्जती के बाद गांव वालों से बदला लेने की सोच रहा था। वो अपने खास दोस्त टीनू तांत्रिक के पास उसकी गुफा में जाता है। मेरे प्यारे दोस्त टीनू। टीनू झतुरा से डर के छुपा हुआ था और उसके सामने नहीं आना चाह रहा था, पर तभी टीनू का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। झतुरा उसे गिरते हुए देख लेता है। अरे टीनू, तू वहाँ नीचे क्या कर रहा है? उठ जा, देख मैं तुझसे मिलने आया हूँ। मुझे सच में तेरी बहुत याद आ रही थी। देख झतुरा, सीधे सीधे बता अब तुझे क्या चाहिए, क्योंकि मुझसे मिलने या मेरी याद में तो तू यहाँ आया नहीं है। तो चल सच सच बता अब। टीनू, तू सच में मुझे काफी अच्छे से जानता है। दरअसल गांव वालों ने मुझे लात घूंसे मारकर गांव से बाहर निकाल दिया है, तो अब मुझे तेरी हेल्प चाहिए। वाह, मेरा मतलब, अरे क्या ये क्यों भला? जरूर गांव वालों की कुछ गलती रही होगी। वो तेरी ईमानदारी और अच्छेपन को समझ नहीं पाए। और वैसे हेल्थ नहीं होता है, हेल्प होता है। बिल्कुल मेरे फ्रेंड टीनू, अब मुझे तुझसे एक मदद चाहिए। उन निर्दयी गांव वालों से बदला लेने के लिए। उन्होंने मेरे जैसे महान तांत्रिक की बेइज्जती की है ना, तो अब उनके ऊपर एक खतरनाक भूत का साया आने वाला है। ओह, समझ गया भाई।
तो तुझे मुझसे एक भूत चाहिए है? कोई आम भूत नहीं, बल्कि तेरे पास जितना भी भूत कैद है उसमें सबसे खतरनाक भूत चाहिए मुझे, अंडरवियर। हाँ हाँ समझ गया बेवकूफ कहीं का। ये सुनकर टीनू मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि वो झतुरा का बस नाम का दोस्त था। उसे झतुरा को परेशान करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल गया था। वो झतुरा को अपना सबसे बेकार भूत दे देता है। हाँ, ये है तेरा सबसे खतरनाक भूत। इसे देखकर तो लग रहा है कि अभी अभी मंदिर से चप्पल चुरा के भागा है और जनता ने इसे जम के पीटा है। इससे भला कौन डरेगा? अरे तू इसकी शक्ल पे मत जा, अंदर से ये बहुत डरावना है। तू इसे एक मौका देकर तो देख। वैसे इसका नाम गधैया भूत है। चल भाई गधैया भूत, आजा मेरे साथ और चल के अपना कमाल दिखा। थोड़ी देर बाद वो ढीला ढाला सा भूत झतुरा के पीछे पीछे चल पड़ता है। वो अचानक बहुत तेज चिल्लाता है और जाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे अरे, कहाँ चढ़ के जा रहा है तू? तुझे बकरियों से डर लग रहा है? हाँ मालिक, एक बार बहुत दूर तक दौड़ाई थी। हम नहीं आऊंगा, आप भगाइए पहले उनका। हे भगवान, ये कैसा भूत है? हुर हुर हैया हुर। झतुरा मन ही मन खुद से कहता है, हो सकता है कि ये बस बकरियों से ही डरता हो, बाकी इंसानों को खूब डरा ले। उन गांव वालों की तो अब खैर नहीं। हाँ गधैया, अच्छा हुआ अभी से अंधेरा हो गया। अब सीधे चलकर गांव वालों को डराते हैं। झतुरा गधैया को लेकर जा रहा था और गांव में उसे सबसे पहले एक घर दिखता है। जा गधैया, शुरू हो जा। तुझे जाकर आदमी को डराना है। डराना है मालिक, पर भला वो कैसे? अरे तू बस उसके पास जा और उसकी चारपाई के ठीक ऊपर जाकर उड़ने लग और उसे डरावने चेहरे बनाकर दिखा। उससे वो जरूर डर जाएगा और घर से दूर भाग जाएगा। तब मैं जाऊंगा और जाके उसके सारे पैसे चुरा लूंगा। हमारा जाना जरूरी है क्या मालिक? आप नहीं जा सकते? अरे भूत मैं हूं या तू? चल निकलता है यहाँ से कि मैं लात मार के भगाऊं। मैं जा रहा हूँ। गधैया उस आदमी के पास जाकर उसकी चारपाई के बगल उड़ने लगता है, पर वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता। फिर उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो झतुरा की तरफ देखता है। डरावनी आवाज निकाल, डरावनी आवाज। पाओ 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 पाओ। आदमी की नींद खुलती है और वो थोड़ी सी आंखें खोलकर गधैया की तरफ देखता है, फिर चिल्लाता है, अरे बहू देखो, बाहर एक कुत्ता रोते हुए मेरी चारपाई के पास घूम रहा है। इसे 2 रोटी दे दो, बेचारा कई दिनों से भूखा मालूम होता है। गधैया रोटी उठाकर खुश होकर वापस झतुरा के पास चला आता है। अबे बेवकूफ गधा है तू, गधा रोटी लेकर आ गया, उन्हें ऐसे डराएगा? मालिक अपनी भी कोई रिस्पेक्ट है। हाँ, पूरा नाम लो गधैया। गधा क्या होता है ये? ऐसे तो इन गांव वालों से बदला लेना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं इन्हें लूटूंगा, इन सबको कंगाल करके मैं बन जाऊंगा सबसे ज्यादा अमीर। हाँ ठीक है मालिक, अब मैं सबको ऐसे डराऊंगा कि सबको अपनी नानी याद आ जाएगी। लेकिन मालिक एक बात पूछनी थी, वैसे मैं उन सबको डराऊंगा कैसे? हे भगवान, क्या दिन देखना पड़ रहा है। अब मुझे सिखाना पड़ेगा कि एक भूत को डराते कैसे हैं। हे भगवान, या तो मुझे उठा ले या तो इसे उठा ले। वाह, तेरे साथ रहकर तो मैं भी पागल हो गया हूँ। तुझे तो भगवान ने कब का उठा लिया है। पक्का तेरी हरकतें ही कुछ ऐसी रही होंगी, इसीलिए जल्दी निपट गया तू। देख, जब रात को लोग चल रहे होंगे तो तुम उनके पीछे जाना और उनसे कहना जो है दे दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, समझ गए? ठीक है मालिक, अब आप मेरा कमाल देखना। हाँ। रात को झतुरा और गधैया दोनों एक सुनसान रास्ते पर पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। हम कब डराएंगे लोगों को? अरे पहले आने तो दे, जब आएंगे तब डराएंगे, पहले ही डरा दे। हद है, क्या मुसीबत हाथ लगी है। रुक रुक, देख कोई आ रहा है। अब सुन, तैयार हो जा और जैसे ही वो डर जाए उनका सामान चुरा के गायब हो जाइयो। मैं चाहता हूँ कि गांव में हर तरफ सबको सिर्फ
और सिर्फ तुम्हारा खौफ हो। अब जा और दिखा दे अपना कमाल मेरे शेर। मैं भूत हूँ, मुझे तुम्हारा सामान चाहिए, मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हा 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 हा। अच्छा भूत है तू? कौन सा भूत है तू? चुपचाप निकल जा वरना ऐसा पड़ेगी कि दोबारा भूत बनने से भी डर लगेगा तेरे को। सोच ले, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? निकल यहाँ से। इसके बाद गधैया वहां से तुरंत भाग जाता है। ये आजकल के चोर भी ना कितने मूर्खों जैसी हरकतें करने लग गए हैं। क्या हो गया इन चोरों को? हे भगवान, ये कैसा भूत है, इसे तो डराना भी नहीं आता। क्या करूं मैं इसका? लगता है भगवान इससे अब कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे पास एक आइडिया है, मैं ही भूत की पोशाक पहनकर भूत बन जाता हूँ। और सुन गधैया के बच्चे, तुझे मेरा साथ देना होगा। जैसे ही मैं उन लोगों को डराऊं, तू जाना और उनके पैसे चुरा के भाग जाना। हाँ हाँ मालिक, एकदम समझ गया हूँ, आप चिंता मत करो, ये सब हम पर छोड़ दो। हाँ। चतुरा झाड़ियों के पीछे जाता है और फटाक से एक भूत की पोशाक पहनकर बाहर आ जाता है। अरे बचाओ बचाओ, ये भूत कहाँ से आ गया झाड़ियों के पीछे से? झाड़ियों के पीछे तो हमारे मालिक गए थे। गधैया के बच्चे, ये मैं ही हूँ, और तू खुद भूत होकर एक नकली भूत से डर गया। लानत है तुझ पे। माफ करना मालिक, पर अब ये तो बताओ पहले किसके घर जाना है हमें? अब हम जाएंगे गांव के सरपंच के घर। उसी के कहने पर गांव वालों ने मुझे गांव से लात घूसे मार के निकाला था। अब मसा चखाएंगे हम उसे। चलो। फिर चतुरा और गधैया सरपंच के घर की तरफ चल देते हैं। गधैया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा प्लान यह है कि आज रात को इस सरपंच को इतना डरा देना है कि उसकी आत्मा कांप जाए, और कल सुबह होते ही ये भागता हुआ मेरे पास आए और आके मुझसे माफी मांग के मुझे वापस गांव आने की विनती करे। जी मालिक, हम सब समझ गए हैं। हाँ तो मेरे प्यारे होस्ट, चल लग जा काम पे। मालिक वैसे घोस्ट होता है, पर चलो ठीक है जो है। फिर चतुरा वहां से चला जाता है और गधैया सरपंच को डराने चला जाता है। सरपंच चादर तानकर सो रहा था। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि ये इतना डर जाए कि इसकी आत्मा कांप जाए। एक काम करता हूं, इसके घर की सारी बत्तियां बंद कर देता हूं और फिर इसे हू हू करके डराऊंगा। फिर गधैया सारी बत्तियां बंद कर देता है और सरपंच की खटिया के पास जाकर अजीब अजीब सी आवाजें करने लगता है। अरे कौन है? अरे चोर, चोर है तू? सरपंच को अंधेरे में कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। तेरी इतनी मजाल कि तू गांव के सरपंच के घर आके चोरी करेगा? रुक, तेरी खैर नहीं। इतना कह के सरपंच अपने नौकरों के साथ मिलकर गधैया की धुलाई कर देता है। अरे हमको नहीं मारो, हम चोर नहीं है, हमको तो मालिक ने भेजा है। सरपंच रुककर गधैया की बात सुनने लगता है। गधैया अपना और चतुरा का सारा राज सरपंच के आगे उगल देता है ताकि वो उनकी मार से बच सके। अगली सुबह चतुरा की आंख शोर से खुलती है। कोई उसके दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। ओह, काफी शोर है। लगता है वो सरपंच और बाकी के गांव वाले मुझसे माफी मांगने आ गए हैं। चलो जल्दी से सबको माफ कर देता हूँ और अपने घर चलता हूँ। जैसे ही चतुरा गेट खोलता है, एक गांव वाला उसे पैरों से घसीटता है और सारे गांव वाले उस पर फिर से लातों और घूसों की बरसात करने लगते हैं। अरे अरे बचाओ बचाओ, क्यों मार रहे हो मुझे? अरे चतुरा के बच्चे हैं? जब तुझे हमने गांव से बाहर भगा दिया तो तू अपना ये किराए का भूत लेकर हमसे बदला लेने आया था। रुक, इस बार तुझे मार मार के सीधा अस्पताल पहुंचाते हैं। इस गधैया को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे, मालिक की तो कुछ ज्यादा ही सेवा हो गई। किसी गांव में एक भोला नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही ज्यादा भोला था। उसे कोई भी बेवकूफ बना देता था। इस वजह से वो पूरे गांव में अपनी बेवकूफी की वजह से मशहूर था। वो कोई भी काम सही से नहीं करता था। उसकी बीवी उसकी बेवकूफी से बहुत परेशान थी। उसकी बीवी तो बीवी, साथ में गांव वाले भी बहुत परेशान थे। वो कोई काम धंधा भी नहीं करता था। अजी सुनो,
मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि कोई काम धंधा कर लो, लेकिन तुम हो कि सही से कोई काम करते ही नहीं। तुम्हें तो पता है सरला, मैं काम करने जाता हूँ लेकिन हर कोई मुझे काम से निकाल देता है। हाँ हाँ, आपकी तो कोई गलती है ही नहीं। वो सब लोग ही बेवकूफ हैं जो आपको काम पर से निकाल देते हैं, है ना? कोई आपको काम पर क्यों रखेगा? जहाँ जाते हो वहाँ पर सारे उल्टे काम जो करते हो, तो कोई भला आपको क्यों नौकरी देगा अपने यहाँ? ठीक है सरला, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही कोई ना कोई काम धंधा ढूंढ लूंगा। ये कहकर भोला काम ढूंढने के लिए घर से बाहर जाता है। वो काम की तलाश में गांव में घूम रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग कुश्ती लड़ रहे हैं। भोला का भी मन हुआ कि मैं भी कुश्ती करूंगा। तभी वो जहाँ पर कुश्ती हो रही थी वहाँ पर गया और कुश्ती करते हुए आदमी से पूछने लगा, भाई साहब, ये कुश्ती की प्रतियोगिता में कैसे हिस्सा लिया जाता है? ये कुश्ती किसने करनी है? तने करनी है के? तने कुश्ती के बारे में कुछ बेराबिस है? तू तो मरगिल्ला सा है, तू करेगा के कुश्ती? सुनील जोर जोर से हंसता है और वहाँ पर खड़े 4-5 लड़के भी जोर जोर से हंसते हैं। सुनील भाई, मैं कुश्ती करना चाहता हूँ, आप मुझे बता दो कि ये कुश्ती के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए क्या करना होगा? अरे ठीक से, अब तू इतना पूछ ही रहा है तो मैं तने बता ही देता हूँ कि तने क्या करना से। अब सुन, तू अगर ये प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है तो तू अगर जीत जाता है तो तने सरकार की तरफ से बहुत अच्छा इनाम और सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर तू सर्टिफिकेट न लेकर कहीं भी कुश्ती लड़ सके है। भोला को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा और वो सोचने लगा कि मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लेता हूँ, जिससे सरला भी मेरी सबसे तारीफ करेगी और पूरे गांव में सब लोग मेरी वाहवाही करेंगे। ठीक है सुनील भाई, मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा और इनाम जीतूंगा। भोला भी कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा ले लेता है और कुश्ती प्रतियोगिता करने का दिन भी अब से 20 दिन बाद का तय हुआ। जो प्रतियोगिता भोला और एक लंबे चौड़े पहलवान के बीच होनी थी। भोला जोश जोश में तो कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा ले लेता है, लेकिन उसे कुश्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। अरे सरला, सुनती हो? देखो आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। 20 दिन बाद तुम भी मेरी तारीफ करोगी। अच्छा जी, ऐसा क्या काम किया? मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो जरा सुनूं। अरे सरला, ये देख, मैंने कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया है। हाँ? क्या क्या क्या? दोबारा बोलना जरा। किस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है तुमने? अरे सरला, मैंने कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। ले, तू भी देख, मैंने तो फॉर्म भी भर दिया है। तुम्हारा तो सच में दिमाग खराब है, जो कुश्ती में हिस्सा ले लिया। तुमको पता भी है कि कुश्ती में क्या होता है? अरे हाँ सरला, मैं सुनील भाई से यही पूछना भूल गया। वैसे तुझे पता है कि कुश्ती प्रतियोगिता में क्या होता है? हे भगवान, किस बेवकूफ से मेरी शादी करवा दी। तुम्हें पता है, जो वो पहलवान है ना, तुमको उठाकर पटक देगा। क्या क्या कह रही हो सरला? अब मैं क्या करूं? भोला बहुत ज्यादा घबरा जाता है और रात दिन बस इसी चिंता में रहता है। उसको ऐसे परेशान देखकर सरला सोचती है कि इनको उस पहलवान से बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ही कुश्ती प्रतियोगिता का दिन भी आ जाता है। भोला बहुत डरा हुआ होता है। फिर सरला उसको वैद्य जी से एक तेल लाकर देती है, जिससे वो पहलवान भोला को पकड़ नहीं पाए। कुश्ती के लिए भोला और वो पहलवान दोनों अखाड़े में आ जाते हैं, जिसमें एक तरफ पहलवान था तो दूसरी तरफ भोला। सभी लोग अखाड़े के आसपास खड़े हो जाते हैं और सभी भोला की बेवकूफी पर हंस रहे होते हैं। हे भगवान, मैंने किस मुसीबत को गले लगा लिया। ये तो अगर मेरे हाथ भी लगाएगा तो मैं तो यहीं ढेर हो जाऊंगा। सुनो जी, जो मैंने तुमको वो तेल दिया था वो तुम लाए हो? हाँ लाया हूँ, मगर इस पहलवान को देखकर लग नहीं रहा कि ये तेल इसकी मोटी चमड़ी पर कुछ असर करेगा। आप बस हिम्मत मत हारो, बस ये तेल अपने शरीर पर अच्छे से लगा लो। फिर भोला वो तेल चुपके से अपने शरीर पर लगा लेता है। फिर भोला और वो पहलवान कुश्ती के लिए आगे आते हैं
जैसे ही पहलवान भोला की ओर आने के लिए भागा तो भोला ने उसके पैरों को नीचे से पकड़कर उसे गिरा दिया। ये देखकर गांव के सभी लोग पहलवान पर हंसने लगते हैं। ये देखकर पहलवान को बहुत गुस्सा आया। फिर वो भोला के पीछे भागा, लेकिन भोला के शरीर पर वो तेल लगे होने की वजह से पहलवान भोला को पकड़ नहीं पाता है। फिर भोला ने अखाड़े में से कुछ मिट्टी उठाकर पहलवान की आंखों में डाल दी और पहलवान घबरा गया। पहलवान फिर भोला को पकड़ने आया तो भोला ने उसके सिर पर चढ़कर उसके गुदगुदी करने लगा और इस तरह भोला से परेशान होकर पहलवान अखाड़े से बाहर हो गया और फिर भोला ये कुश्ती प्रतियोगिता जीत गया। फिर सब गांव वाले भोला की वाहवाही करते हैं। भोला फिर समझ जाता है कि कोई भी काम जोश जोश में नहीं करना चाहिए। धन्यवाद सरला, अगर तुम आज मेरी मदद नहीं करती तो पता नहीं ये पहलवान मेरा क्या हाल करता। मैं आज के बाद कभी कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करूंगा। अरे जी, अगर मुसीबत में मैं आपकी मदद नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? उस दिन के बाद से भोला कोई भी बेवकूफी वाले काम नहीं करता है। फिर वो दोनों पति पत्नी खुशी से रहते हैं। ओहो, मैं तो हूँ पागल मुंडा, तू है मेरी सोनी कुड़ी। ओहो, मैं तो हूँ पागल मुंडा, वाह 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 वाह। सुबह की सैर और ये पंजाबी गाने, भैया मजा ही आ जाता है यहाँ। अरे झींगा, राधू, तुम तो दूसरे गांव में काम के खातिर गए थे ना भैया? ससुराई का मतलब पंचरंगा अचार बनकर आए हो पूरे, मतलब है। अरे गबरू भाई, हम दोनों तो काम की खातिर दूसरे गांव गए थे, लेकिन वहां के सेठ ने... अबे अपने कासगंज में तो बड़े मिथुन बने फिरते हो, हैं? अब क्या टर टर रोए जा रहे हो, हैं? ओए झींगा, तुम फुटो अपने इस उल्टी काली हांडी से, हैं? पड़ोस के गांव का सेठ वो कंजूस पंछी है और हम दोनों उसी के घर पर काम किया करते थे, लेकिन काम पर रखने से पहले उसने एक शर्त रखी थी। शर्त? कैसी शर्त? बताओ बताओ। कि अगर हम दोनों अगर अपनी मर्जी से काम छोड़कर गए तो वो हमें कोई पैसा नहीं देगा और ऊपर से हमारा मुंह काला कर सर मुंडवा के भेजेगा। और अगर सेठ बंसी खुद हमें निकालता है तो वो अपना मुंह काला कर सर मुंडवा लेगा और ऊपर से पूरे 1 साल की तनख्वाह भी देगा। अरे धत तेरे की है, पूरे कासगंज का नाम डुबो दिया भैया तुम दोनों ने तो, है? दूसरे गांव से सर मुंडवा कर आ गए भैया, बताओ। इतना हवा में मत उड़ो गबरू भाई, उसके यहाँ तो 2 दिन तक काम कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, 1 नंबर का कसाई है सेठ, कोहलू का बैल बना कर रखता है। दोस्तों की इस बेइज्जती का बदला तो जरूर लेगा रे तेरा ये गबरू। गबरू, तू ठीक तो है ना भाई? तू रहने दे, पहले ही 2.5 फीट की हाइट है? सेठ तुझे बुरी तरह से घिस देगा भाई, खत्म हो जाएगा तू पूरी तरह। अबे चुप करो तुम दोनों, है चुप। अब देखना ये छोटा पैकेट कैसे तुम्हारा बदला लेगा और कैसे बड़ा धमाका करेगा। बस किसी तरह उसके घर में काम के लिए अंदर एंट्री मिल जाए बस। आज पूरे 3 दिन हो गए हैं और नौकरों को गए हुए, मुझसे सारे घर का काम नहीं होता। अरे इतना क्यों चिल्लाती हो? सुन रहा हूँ, मैं बहरा थोड़ी हूँ। तुम फायदा तो सोचो, जब तक यहाँ काम किया 1 भी पैसा नहीं दिया मैंने उन्हें और सारे काम भी करवा लिए। वो तो आप बहुत बहादुरी का काम करते हो, सब जानती हूँ मैं, मुझे नौकर चाहिए बस। अब हाँ, देखते हैं अगर कोई मेरी शर्तों पर काम करने को राजी हुआ तो। उसके तुरंत बाद बंसी के घर के बाहर गबरू। अरे किसी को ताजे ताजे फ्रेश नौकर की जरूरत हो तो रख सकते हैं, हम नौकरी तलाश रहे हैं। 1 नंबर नौकर, गबरू नौकर, जिसको चाहिए जल्दी बताओ। नौकर रखो, नौकर। अरे आपने सुना, बाहर कोई नौकरी की तलाश में घूम रहा है, जाओ जल्दी से। कमबख्त कहीं के, इतनी जल्दी से कहां से नौकर पैदा हो जाते हैं, देखता हूँ।
बंसी गेट के पास जाकर इधर उधर देखता है, लेकिन नीचे कम हाइट का गबरू नजर नहीं आता। तुम्हारे कान फड़फड़ा रहे थे क्या? बाहर तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे क्या तुम बाबूराव की तरह इधर उधर झांक रहे हो भाई? अरे नीचे देखो नीचे, हम यहाँ खड़े हैं भैया। अरे आधे ही आए हो क्या यहाँ पे है? अरे अरे आधे कहाँ रह गए भाई? ध्यान से देखिए सेठ जी, जो हूँ जैसा हूँ इतना ही हूँ, बाकी का तो धीरे धीरे दिख जाऊंगा। अच्छा अच्छा, क्या क्या काम जानते हो? और तुम्हारा नाम क्या है भाई? नाचीज को गबरू के नाम से जाना जाता है, और हम झाड़ू पोछा, जानवरों की देखभाल, इंसानों की देखभाल और खाने में दाल भात सब जानते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ काम करने की एक शर्त है। अगर मंजूर हो तो काम शुरू करो, नहीं तो मेरा टाइम खोटी मत करो भैया। अरे अरे सेठ जी, आप बताओ तो सही, जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। बिना कुछ सुने ही मंजूर है। एक बार काम शुरू कर दिया तो अगर अपनी मर्जी से भागे तो तुम्हारा सर मुंडवा कर, मुंह काला करके, बिना किसी तनख्वाह के जाना होगा। और अगर आपने निकाल दिया तो? अभी एक पर्चा लिख कर रख लो। अगर शर्त के अनुसार मैं तुम्हें निकालता हूँ तो पूरे 1 साल की तनख्वाह दूंगा, और साथ में अपना सर मुंडवा कर मुंह काला भी कर देना। ये कही आपने सेठों वाली बात है। मुझे नौकरी मंजूर है। उसके बाद बंसी गबरू को लेकर घर के बाहर। सुनती हो? देखो तुम्हारा नौकर आ गया है। अरे ये किसका बच्चा आ गया है? हाँ। अरे भाग्यवान, ये बच्चा नहीं है, ये गबरू है। आज से नौकरी करेगा यहाँ, और वो भी शर्त के अनुसार, समझी? जी समझ गई, लेकिन ऐसा ना हो इसका काम हमें करना पड़े। सेठानी जी, आप निश्चिंत रहिए, आज से सारे काम हम ही संभालेंगे। गबरू, तुम्हें हमारी रज्जों की सेवा में रहना है, और हमारे बच्चों की देखभाल भी। इसके साथ साथ हमारे खेतों के काम भी करने होंगे। हाँ, बाकी सब घर के छोटे मोटे काम सब करूंगा सेठ जी, सब करूंगा। बड़े तसल्ली बख्श तरीके से करूंगा। अगले दिन सेठ बंसी अपनी बीवी और बेटे के साथ बैठा होता है। अरे गबरू कहाँ मर गया रे? आपने बुलाया और हम चले आए। जी सेठ जी, बताइए, हुक्म कीजिए। अबे चक्की पांडे के फूफा है? अबे राजू को जोर से पोटी है, घर का संडास खराब है, इसको खेतों में हल्का करवा ला, जा। जैसी आपकी इच्छा सेठ जी, अभी गया समझो। चलो राजू। राजू को साथ खेतों की तरफ ले जाते हुए और ले जाकर एक झाड़ी के पीछे पोटी करने बैठा दिया। इस कंजूस सेठ ने तो राजू को पोटी करवाने को कहा है, सूसू नहीं। कहीं ये कमबख्त सूसू ना कर दे। ओहो, सुन सुन, हाँ, राजू के बच्चे, तेरे बाप ने मुझे सिर्फ पोटी करवाने को कहा, समझा? अगर गलती से भी तुमने सूसू कर दिया ना तो तेरा सर मुंडवा दूंगा, समझ लेना, सोच लेना, बता रहा हूँ। अरे गबरू भैया, बिना सूसू के पोटी कैसे करूं? सूसू तो पहले आ रही है। वो तेरी मर्जी है, जैसे मनाए कर, मैं तो शर्त की बात बता रहा हूँ। अब गलती से अगर सूसू निकल गया साथ तो ये मेरे बाल काट लेगा, क्या करूं? अरे राजू के बच्चे, ओए, अगर निपट लिया हो तो चले, या फिर यहीं डेरा डालना है? हाँ चलो। राजू घर की तरफ बढ़ने लगता है, तभी पीछे गबरू। देखता हूँ कहीं इस कमबख्त ने एक साथ ही तो सूसू और पोटी नहीं कर दिया। अरे इस राजू के बच्चे ने तो पोटी भी नहीं की। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद राजू को लेकर गबरू घर आ जाता है। घर पर रज्जो गबरू से, अरे वाह, मेरा बेटा राजू आ गया। अरे सेठानी जी, पूरी तसल्ली बख्श तरीके से करवा कर लाया हूँ, आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद बंसी और राजू दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं, और थोड़ी देर बाद बंसी को सोते हुए कुछ बदबू आती है, और नाक पर हाथ रखते हुए वो उठ खड़ा होता है। अरे रज्जो, घर में कुछ जल रहा है क्या?
मेरी तो नाक के बाल तक झुलस गए, इतनी गंदी बदबू आ रही है। बदबू तो मुझे भी बहुत आ रही है। इस राजू के बिस्तर से बदबू आ रही है। देखूं तो। चद्दर हटाकर देखा तो राजू ने पूरा बिस्तर गंदा कर रखा है। अरे कमबख्त, ये क्या किया? पूरा बिस्तर खराब कर दिया। अबे नामुराद, हैं? गबरू के साथ गया तो था, हैं? सारी वही कर लेता। घर के लिए रखनी जरूरी थी क्या बे? पापा, गबरू ने मुझे पॉटी करने नहीं दी। उसने कहा कि अगर मैंने पॉटी के साथ सूसू किया तो मेरे बाल काट लेगा। इस गबरू की ये मजाल मेरे लाल को पॉटी तक नहीं करने दी। आप अभी इसकी खबर लो। अबे गबरू, तेरी तो मैं। इधर आ, इधर आ। जी सेठ जी, बंदा हाजिर है, हुक्म कीजिए। हुकुम के बच्चे, तुमने राजू को पॉटी नहीं करने दी। देख, उसने ये सब जगह रायता बिखेर दिया है। सरासर इल्जाम है सेठ जी। देखो तो। छी 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 छी। रात के सारे कड़ी चावल बिस्तर पर लाकर रख दिए इस राजू ने तो। छी 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 छी। मैं तो इसे पॉटी करवाने लेकर गया था, इसने पॉटी करी ही नहीं। इसमें भला मेरा क्या कसूर? राजू तो बता रहा था कि तुमने कहा कि पॉटी करते हुए सूसू मत करना, वरना तेरा सर मुंडवा दूंगा। जी बिल्कुल सही फरमाया सेठ जी। अबे ढाई बिलांद के हैं कमक्ल, हैं? बिना सुसु किए पॉटी भला कैसे करेगा वो? गलत बात है सेठ जी। बात पॉटी करवाने की हुई थी, ना कि सुसु की। आपको सुसु की बात पहले बतानी चाहिए थी। आपने जो हुक्म दिया था, मैं भला उसे कैसे न मानता? अबे बेवकूफ, दूर हो जा मेरी नजरों से। ऐसी बात है तो लो जी, दूर हो गए दूर। गबरू के जवाब, ये किस पागल को रख लिया नौकरी पे? भगाओ इसे यहाँ से। अरे शर्त के मुताबिक इसे भगाने का मतलब है मेरा नुकसान, 1 साल की तनख्वाह और अपने बाल मुंडवाने पड़ेंगे। नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। इसे कुछ ऐसा काम दो कि खुद ही नौकरी छोड़ के भाग जाए। सही कहा रज्जो, इसको तो मैं ऐसा फंसाऊंगा कि याद रखेगा कि सेठ बंसीलाल नाम की भी कोई चीज है। हाँ। अगले दिन। अबे गबरू, ओ गबरू। फरमाइए सेठ जी, बंदा हाजिर है। गबरू, एक टोकरा लो और उसमें क्यारी के लिए चिकनी मिट्टी ले आओ जंगल से। मैं काम से जा रहा हूँ। जी सेठ जी, जैसा आप कहें। आप तसल्ली बख्श तरीके से हो आइए बाहर से। और हाँ, तुम्हारी सेठानी जैसा कहें ठीक वैसा ही करना, कोई शिकायत ना मिले। जी सेठ जी, आप बेफिक्र रहे हैं। उसके बाद गबरू टोकरा और एक कुदाल उठाकर खेतों की तरफ चलता है। ए साला, मैं तो साहब बन गया। साहब बन के और तन गया। गबरू, तू तो सच में कमाल का सिंगर है रे। चलते हुए बहुत ही दूर आ गए हैं। जंगल ठहरा बहुत दूर। ससुरा, यहीं से कंकड़ वाली मिट्टी ले जाता हूँ। गबरू ने वहाँ से मिट्टी भरी, लेकिन उससे टोकरी उठाई नहीं जा रही थी। जैसे तैसे करके उसने टोकरी सर पे उठा ली और घर पहुँचकर सेठानी के सर के पास रखकर, अरे सेठानी जी, मिट्टी ले आया हूँ, इसे कहाँ फेंकूं? अरे बेवकूफ, मेरे सर के पास आकर खड़ा हो गया। फेंक दे मेरे सर पे। अच्छा जी, ऐसा तो लीजिए। हे भगवान, मार दिया इस बेवकूफ ने। तभी वहाँ बंसी आ जाता है। अरे रज्जो, क्या हुआ? यह चोट कैसे लगी? उस 1.5 फुटिए गबरू ने सर पे मिट्टी की टोकरी फेंक दी। अबे गबरू, जी आया जनाब, बंदा हाजिर है। अबे गधे, हैं? हमारी रज्जो का सर फोड़ दिया, अब इसकी मरहम पट्टी का भी खर्चा। ये क्या किया तुमने? आपकी आज्ञा का पालन सेठ जी। अबे गधे, मैंने कब कहा ऐसा करने को? आपने ही कहा था सेठ जी, जैसा सेठानी कहे बात माना करना। बस उन्होंने कहा सर पे मिट्टी फेंक दो, मैंने फेंक दी। हाय, किस पागल से पाला पड़ गया। वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। सेठ जी, मैं ठहरा मामूली नौकर, भला मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी बात टाल सकूं। मैंने तो आपकी और सेठानी की बात ही मानी है, वरना मिला लो पर्चा। शर्त के अनुसार अगर मैंने कोई गलत काम किया तो निकाल दो मुझे। हाँ। अरे बस कर ना मुराद, बस कर। तुम तो गुस्सा हो गए। कोई बात नहीं, हल्की फुल्की चोट तो लगती रहती है ना? अगले दिन दोपहर में। अरे गबरू, कहाँ रह गया? गबरू,
जी सेठानी जी, हुक्म कीजिए। सुन, ये घर पे नहीं है। देख जरा, चौपाल पे बैठे गप मार रहे होंगे। उनसे कहो कि घर में दाल चावल कुछ नहीं है, कुछ पैसे दे दे राशन के लिए। अभी गया सेठानी जी। चौपाल पे सेठ बंसी और दो लोग बैठे गप में लड़ा रहे थे। अरे सेठ जी, घर में दाल चावल सब खत्म है। आप कैसे कंजूस आदमी हो? जल्दी से पैसे निकालो, बाजार से सामान लाना है। अबे गधे, हैं? इसमें चिल्ला चिल्ला कर कहने की क्या बात है, हैं? आराम से मेरे कानों में भी तो बता सकता है ना, हैं? सारे गांव में इज्जत का फलूदा निकाल रहा है कमबख्त कहीं का। 4 आदमियों के सामने धीरे बोला कर। ये पकड़ पैसे और जा यहाँ से। आता हूँ कुछ देर में, चल जा। जैसा आप कहें सेठ जी, अगली बार बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा, बिल्कुल धीरे से बात करूंगा। है गबरू जैसे ही घर आता है, सेठ बंसी के घर में एक तरफ आग लग गई होती है। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं। रज्जू और राजू भी चिल्ला रहे होते हैं। अरे आग लग गई भैया, बचाओ बुझाओ, कोई आग बुझाओ, आग बुझाओ, कोई आग बुझाओ। अरे बचाओ, अरे बुझाओ भैया, आग को बुझाओ। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे इसकी खबर सेठ को देनी चाहिए। हाँ। गबरू चौपाल पर जाकर सेठ के कानों में, सेठ जी, घर में आग लग गई। अबे क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। गबरू दोबारा वैसे ही बोलता है। 2-3 बार ऐसा करने पर, अबे गधे, जोर से बोल। सेठ जी, घर में आग लग गई है। अबे क्या, घर में आग? बेवकूफ, जोर से नहीं बोल सकता था। सेठ जी आपकी बात मान रहा था। आपने ही कहा था 4 आदमियों के सामने धीरे बोला करो। अगर मैं गलत हूँ तो मिला लो पर्चा। सेठ परेशान होकर सर पे हाथ रखता है। उसके बाद दोनों घर पहुँचते हैं। अरे सेठानी, तुम ठीक हो ना? सब जल गया जी। देखो, ये कमबख्त नौकर आग लगने के बाद भी भाग गया। क्यों बे, तू क्यों भागा? आग क्यों नहीं बुझाई तुमने? हुजूर सच बोल रहा हूँ, मुझे आग बुझानी आती नहीं है। अबे गधे, आग लग जाए तो उस पे मिट्टी, रेत, पानी जो मिले फेंक दो। जैसा आप कहें हुजूर, अगली बार आग ऐसे ही बुझाऊंगा। अगली सुबह सेठ बंसी नहाने के लिए नल के पास तैयार बैठा था। अरे गबरू, अरे जल्दी से नहाने का गर्म पानी ले आ। जी हुजूर, अभी लाया। ये लीजिए सेठ जी। नहाने लायक है ना? अरे उबालने लायक है जनाब। क्या कहा? अरे कुछ नहीं जनाब, 100% नहाने लायक है। जैसे ही बंसी सेठ ने अपने नंगे बदन पर पानी डाला, वो कूदने लगा। अरे अरे मार दिया रे, अरे 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 जल गया रे, अरे मेरे शरीर में तो आग लग गई, आग, अरे बचाओ बचाओ। इतना सुनते ही गबरू ने झट से पास पड़ी मिट्टी उठाकर सेठ पर फेंकनी शुरू कर दी और तब तक मिट्टी और कंकड़ फेंके जब तक सेठ ने चिल्लाना बंद नहीं किया। अरे क्या हुआ जी? अबे गधे, तो इनके ऊपर मिट्टी क्यों फेंक रहा है? अजीब परिवार है? सेठ जी ने कहा था कि आग लगने पर मिट्टी और रेत कंकड़ सब फेंक दो। मैंने कुछ नहीं छोड़ा। अगर मेरी गलती है तो सेठ जी मिलाओ पर्चा, है निकाल दो मुझे नौकरी से। अबे नहीं मेरे गबरू, अरे तू तो खामखा में गुस्सा हो रहा है। और इतना बोलकर बंसी बेहोश हो गया।